नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 16.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। जी हाँ बिल्कुल, आज हम सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। हर एक वर्ड क्लियर होगा रोज की तरह आपका। मैं वीडियोज को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग वीडियोज को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ बिल्कुल, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि वीडियोज के नए नए अपडेट मिलते रहे। चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो दिया आपने को 19 दिया। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, थोड़ा लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपने को, यह है क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। देखिए क्या दिया आपने को, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? ऊंचाई का योग 19 दे रखा है हमें। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है हमें 19 दिया है तथा विकिरण की जो लंबाई है वो 11 दिया है। तो देखिए लंबाई जो होगा, योग के लिए लिख सकता हूं मैं L प्लस चौड़ाई के लिए B प्लस और H, L B H का जो योग अपने पास 19 दे रखा है, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। इसके बाद इसने क्या बताया अपने को, इसने बताया कि विकिरण की जो लंबाई है वो 11 है। विकिरण की जो लंबाई है वो कितनी है भैया? 11 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया गया क्या कि विकिरण की जो लंबाई है, विकिरण की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है अपने को? 11 सेमी दे रखी है। देखिए कितना दिया है? 11 सेमी, और ये भी सेमी में दिया है। विकिरण की जो लंबाई दी है अपने को 11 सेमी दिया है। और हमें पूछा क्या गया है? पूछा गया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो इस साइड में डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ये मान लो कि अपने पास एक घनाभ है, ये अपने पास क्या है? एक घनाभ है। इस साइड मैंने बनाया है डायग्राम, तो यहां इस साइड तो नहीं आ पाएगा। चलिए यहां बना देता हूं, इस साइड बना लेते हैं हम लोग कि मान लो कि ये अपने पास एक क्या है? घनाभ है। ये क्या अपने पास एक घनाभ है? ये क्या अपने पास घनाभ है? यहां तक सब कुछ ठीक है। ये अपने पास क्या है? एक घनाभ है और अभी तक घनाभ बनानी है कंप्लीट। ये अपने पास देखिए एक घनाभ है। अब इस घनाभ को देखिए, इसने क्या बोला कि इसमें जो विकिरण है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकिरण कौन सा? इसके ऑपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो विकिरण होती है, ये वाली। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी अपने को? 11 दी है। और लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग जो दे रखा, लंबाई है प्लस चौड़ाई है प्लस ऊंचाई का जो योग है वो अपने को कितना दिया? 19 दिया है। और हमें पूछा क्या है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा हमें? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय का जो फॉर्मूला तो क्या था? 2 × L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वो दिमाग कहां लगाना पड़ेगा हमें। देखिए हमारे पास यहां तक विकिरण की जो लंबाई है उसके लिए भी ले लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है, विकिरण की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती है, इज इक्वल टू 11 सेमी हो गया अपने पास। अब हमें देखिए अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर जो मेरे पास रिजल्ट आया, तो इस तरफ जो वर्ग होगा तो वो कितना आएगा? देखिए ये तो रूट था, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो ये जो इस पे भी स्क्वायर था, ये वाला स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल आउट कर देता है। देखिए काफी दिन हो गए हैं हमें पढ़ते हुए, अब तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि रूट और स्क्वायर परस्पर कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरे पास यहां से जो बचता है वो कितना बचता है? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू जो 11 का स्क्वायर होता है वो 121 होता है। 11 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 121 होता है, 121 होता है। एक बात और देखिए, कल जो मैंने पहला ही क्वेश्चन किया था उसमें जो अपने पास पहले क्वेश्चन में लास्ट में जो आंसर आया था वो ऐसे आया था, मल्टीप्लाई 213 आया था और मैंने उसको क्या लिख दिया था? 416 लिख दिया था। तो ये जो है अपना गलत लिख दिया था।
थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए थे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। और ये जनरल सी बातें हैं कि 213 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 426 आएगा, और बाई मिस्टेक मेरे से लिखा गया कितना 416 लिखा गया, तो आप लोग उसको नोटिस न करते हुए आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए यहां तक अपने पास हो गया। ये है अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गया अपने पास, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमने यहां तक समीकरण नंबर 2 निकाल लिया। हमें निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकल सकता है, तो समीकरण 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे समीकरण 1 का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 लग के आएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लग के आएगा। तो abc जो है वो क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही तो है। हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बने जाएगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूं, ये जो क्वेश्चन है आराम से बन जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर जो समीकरण 1 है उसका जब वर्ग करेंगे तो इधर क्या था, l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना था 19 का स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, यहां पे देखिए एक फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर जो है उससे काम करेंगे हम लोग। ये ऊपर वाले को हमने थोड़ा सा मिटा दिया। अब देखिए अपने पास क्या होगा, अपने पास जो होगा वो देखिए, एक सेकंड के लिए रुकिए आप लोग। यहां पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस 2bc होता है प्लस 2ca होता है प्लस 2 कितना होता है, ca होता है। ये अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा है, और उसी के द्वारा मैं ये स्टेप जो है ओपन करने जा रहा हूं, खोल रहा हूं। देखिए किस हिसाब से खुलेगा ये, a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर होगा, प्लस 2lb प्लस 2bh और प्लस 2hl इज इक्वल टू, यहां कितना चल रहा है 19। तो 19 का स्क्वायर शायद 361 होता, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं ताकि कल की तरह गलती ना हो। 9 ने 81, 8 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया भैया 17 हो गया, मल्टीप्लाई 9 और ये कितना हो गया 1 1, 16 को छक्को हाथ पाई 1 और 3, 361 ही होता है। 19 का जो स्क्वायर हुआ अपने पास आ गया 361। यहां तक अपने पास कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और देखिए मिटा लेते हैं इनको। वैसे इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, नीचे वाले को भी मिटा लेते हैं। अब यहां तक मिटा देते हैं। देखिए चलिए चलो मिटाई दो, इस कंप्लीट को मिटा दो। तो हमारे पास जो आया ये कितना आ गया, देखिए समीकरण यहां से तो वैल्यू रखते हैं, समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से मान देखिए यहां से यहां तक का जो मान है कितना हो गया था अपने पास 121 आया था अभी भी कुछ ही देर पहले। तो यहां से कितना आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना था 121 प्लस यहां से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, यही तो बचा मेरे पास इज इक्वल टू 361। ये कितना बचा 361। तो देखिए जब 121 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, उधर क्यों कर दिया, ये जो फॉर्मूला है देखिए यही तो फॉर्मूला है अपने पास। ये किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो मेरे पास यहां से बच गया 2 इंटू एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल इज इक्वल टू 361 और माइनस 121। यहां इस इतने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जब हमने इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 से गया 0 4 और ये बच गया 2, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों आप लोग इसके लिए देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है किस हिसाब से गया है। तो हमने अभी तक क्वेश्चन के उससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, आराम से क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियोस में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला इसने
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए वर्गाकार फर्श के कमरे की भुजा दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है लिख रहा हूं भैया, वर्गाकार। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसके लिए। हमारे पास एक वर्गाकार कमरा है फर्श का। मान लो कि ये जो कमरा होगा वो इसी टाइप का तो होगा ना, घन या घनाभ क्या आकृति का ही होगा। ये देखना आपको, ये जो है एक रूम है, ये देखिए। अब इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, उसके बाद देखते हैं वर्गाकार फर्श वाले कमरे की भुजा बराबर कितनी दे रखी है अपने को, 6 मीटर दे रखी है, 6 मीटर है। और इसमें भरे हुए हवा का जो आयतन है इस कमरे में लिखेंगे, कमरे में भरे हुए हवा का जो आयतन है वो कितना भैया 180 मीटर का क्यूब है, 180 मीटर का क्यूब है। ये दो चीजें लिख दी। अब आपको समझना, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए क्या दे रखा अपने को, इसने बोला कि जो ये कमरा है, ये जो रूम है, इसका जो फर्श है, ये मान लेते हैं कि नीचे वाला तल जो है वो क्या है, फर्श है। ये जो फर्श है वो कैसा है, वर्गाकार है। ये जो फर्श है वो कैसा है, वर्गाकार है। या फिर आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो कि जिस रूम में आप बैठे हो अगर उसका फर्श जो है वो वर्गाकार है तो वो जो कमरा होगा वो घन होगा या घनाभ होगा, कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो जो होगा वो क्या होगा भैया, वो घन होगा, क्योंकि वर्गाकार जो होता है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो, वो क्या होता है, घन होता है। एक चीज तो यहां से हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाती है कि यहां जितने भी फॉर्मूले लगने वाले हैं वो किसके लगेंगे भैया, घन के लगेंगे। किसके लगेंगे, घन के लगेंगे। तो अब देखिए 180 मीटर क्यूब तो आ गया अपने पास यहां तक। इसमें भरी हुई हवा का जो आयतन वो कितना, 180 मीटर क्यूब है। तो इस कमरे में जितनी भी हवा भरी है वो क्या होगा, आयतन होगा। तो जो आयतन जो है वो कितना 180 है। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भैया, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में कितना होता है, ऊंचाई होता है। और बराबर ये कितना चलेगा, 180 चलेगा। जो आधार है उसका क्षेत्रफल, देखिए आधार कैसा है, वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊंचाई की बात करते हैं तो ये अपने पास ऊंचाई रहेगा इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया, 36 मल्टीप्लाई ऊंचाई इज इक्वल टू 180। और ऊंचाई जो आएगा अपने पास 180 बटे 36, तो 18 दूनी 36, ऊपर 10 बचा और ये 5, यानी कि हमारे पास जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी। जी बिल्कुल। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे कैसे होगा। हमने इसको मिटा दिया, अब देखिए कैसे होगा। यहां तक दो चीजें लिख ली थी हमने, तो यहां मैंने लिखा क्या कि कमरे में भरी हवा का आयतन क्या है, 180 मीटर है। और जो आयतन जो होता है किसी भी घन का वो कैसा होता है, आयतन बराबर क्या होता है भैया, घन हो घनाभ हो कैसा भी हो चाहे। क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या लिखाया था, ऊंचाई, यही तो लिखाया था। तो ये जो है अपने पास आयतन जो है वो कितना दे रखा है, 180 इज इक्वल टू आधार कैसा है इसका, देखिए वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, भुजा का स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो 180 जगह 180 आएगा और भुजा की जगह कितना आ गया, 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ऊंचाई। देखिए 180 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई ऊंचाई। 36 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 180 बटे 36 इज इक्वल टू ऊंचाई। यहां से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 ढाई 180 और 18 दूनी 36, यानी कि 10 बटे 2 बराबर कितना आ गया अपने पास, ऊंचाई आ गया। इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं तो ये यहां से भी कटिंग हो जाता है तो 5 इज इक्वल टू ऊंचाई आ जाता है। तो ऊंचाई का जो मान है वो कितना आ जाता है,
5 मीटर आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः कमरे की जो ऊंचाई होगी, कमरे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर होगी। कमरे की ऊंचाई कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी। यहां तक देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें भी कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग कर सकते हो कमेंट। चलिए बढ़ाते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा। इसमें क्या बोला इसने, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। 8 का क्वेश्चन क्या है, इसने बोला कि एक 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, देखिए इसमें बुक में 7 दे रखा है लेकिन वो क्या है 17 सेंटीमीटर होगा। 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हम लोग इनकी माप लिख लेते हैं कि दीवार की लंबाई, सबसे पहले माप लिखा हमने क्या कि दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, दीवार की लंबाई भैया 44 मीटर दे रखी है, 44 मीटर है। और जब सेंटीमीटर की बात करते हो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4400, कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ये दोनों में आ गया मीटर और सेंटीमीटर, जो भी आपको काम में लेना है ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 8 की बातें हो रही हैं। दीवार की लंबाई हो गई हमारे पास। अब हमें देखिए इसने क्या बताया कि चौड़ाई की बात कर लेते हैं। दीवार की चौड़ाई जो कितनी दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है, 1.5 मीटर है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 150 सेंटीमीटर आ जाता है इसका भी। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें ऊंचाई जो है 85 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की बात करते हैं तो वो कितना आता है 85, बोले तो 85 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही दे रखी है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब हमारे पास दे रखा है कि ईंटों की माप दे रखी, लिखेंगे ईंट की लंबाई, ईंट की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है भैया 10 सेमी है। और जो ऊंचाई दे रखी है वो 17 सेमी दे रखी है। कितनी दे रखी है 17 सेमी दे रखी है। तो इसने बोला कि माप के कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। और मैंने एक चीज पहले ही क्लियर कर दिया था आपके सामने कि अगर हम लोग किसी भी दीवार में ईंट भरेंगे तो आयतन समान रहेगा। किसका आयतन समान रहेगा कि दीवार का आयतन बराबर उसमें भरे जाने वाले ईंटों की संख्या का आयतन, यानी कि टोटल ईंटों का आयतन। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, इसमें सबसे पहले मानेंगे कि माना n ईंटें भरी जाती हैं। तो देखिए माना दीवार बनाने में n ईंटों की आवश्यकता है, n ईंटों की आवश्यकता है। तो लिख सकते हैं हम लोग अर्थात आयतन समान रहेगा, अर्थात n ईंटों का आयतन बराबर होगा भैया दीवार का आयतन। ये दो चीजें समान रहेंगी तो n की जगह तो n है, n ईंटों का आयतन कैसे निकलेगा, मेन प्रॉब्लम यही आती है। एक ईंट का आयतन निकाल के n से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 का आयतन निकालना हो तो एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो n ईंटों का आयतन निकालना तो एक ईंट का निकाल के n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ईंट का आयतन कितना होता है, एक ईंट का जो आयतन होता है, ईंट किस आकृति की होती है, घनाभ की आकृति की होती है। देखिए लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो लिखेंगे इसके लिए स्मॉल एल ले लो, स्मॉल एल बी, और ये क्या ले लिया स्मॉल एच, और इसके लिए कैपिटल लेते जाओ, कैपिटल एल, कैपिटल बी, और ये क्या आ गया कैपिटल एच। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा एल गुणा बी गुणा एच इज इक्वल टू, इसके लिए कैपिटल एल गुणा कैपिटल बी और गुणा कैपिटल एच आएगा। वैल्यू रखेंगे इसके अंदर भैया एन मल्टीप्लाई स्मॉल एल का वैल्यू देखिए कितना है 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू सेंटीमीटर में लेना भैया 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 85। अब आपको देखना ये है कि सेंटीमीटर में क्यों लेना है। ये देखिए जो ईंटों का सब कुछ सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, लेकिन ये दो थे जो मीटर में थे, मैंने इनको क्या कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया।
तो आप लोगों को क्या करना है कि या तो आप लोग इसको मीटर में, सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे, लेकिन एक इकाई में कन्वर्ट करके ही सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाफ तो मीटर में है, हाफ किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यहां तक देखिए कितना होगा, n इज इक्वल टू कितना आएगा, 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 85 अपॉन में ये भाग लग गया इनका 22, 10 और 17 का। सबसे पहले 17 कटा, 17 पर 85, ये देखिए 22 को इससे कट गया, 22 दूनी 44 और ये 200 हो गया। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, अर्थात हमारे पास जो बचेगा उस चीज को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं कि कितना आएगा, ऊपर देखिए क्या बचता अपने पास, n इज इक्वल टू हमारे पास बचता है कि 200 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, ये बचता अपने पास। जब इनको मल्टीप्लाई करते तो 15 पर 75, 75 दूनी 150 होता अपने पास और 2 0 और थी, यानी कि 15,000 ईंट आएंगी भैया। n क्या थी, ईंटें, अर्थात दीवार बनाने के लिए 15,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः दीवार बनाने के लिए 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी भैया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना अपने को। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। आगे देखिए कितने का, 9 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, आपको खुद को करना है। इसने क्या बोला है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो देखिए ये मान लो कि अपने पास एक कमरा है। कमरा आपको पता है या तो घन की आकृति का हो सकता है, घनाभ की आकृति का हो सकता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो जाहिर सी बात है घनाभ होगा। अगर बुझा देता तो घन होता। ठीक है, ये अपने पास एक कमरा है जो अपने पास कैसी आकृति का, घनाभ की आकृति का है। इसने बोला कि 10 सेंटीमीटर लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है भैया, 10 सेमी क्या है इसकी लंबाई है। फिर बात करते हैं, सॉरी 10 मीटर भैया, सॉरी क्या 10 मीटर है। और इसने बोला है कि 8 मीटर चौड़ा है तो चौड़ाई कितनी भैया इसकी, 8 मीटर है। 8 मीटर क्या है, चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है। तो ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये कितनी है भैया, 6 मीटर है। 6 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अब हमारे पास देखिए क्या क्या है, 10, 8 और 6 है। इसने बोला कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, आप लोग जिस रूम के अंदर बैठे हो उसमें छड़ कितनी लंबी रख सकते हो कि उस कोने से लेके इस कोने तक रख सकते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इस कोने से लेकर मैं इस कोने तक रख सकता हूं ज्यादा से ज्यादा लंबी। देखिए यहां से लेके यहां तक आएगा, उस यहां तक रख सकता हूं। देखिए यहां से यहां तक रखूंगा वो भी छोटी आएगी, ये वाली भी छोटी आएगी, खड़ी रखूंगा तो भी छोटी आएगी। लेकिन एक ऑपोजिट शीर्ष से लेके दूसरे ऑपोजिट शीर्ष तक अगर मैं रखूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लंबाई की छड़ होगी। और ज्यादा से ज्यादा लंबाई की छड़ होगी तो ये क्या होगा, अपने पास विकिरण होगा। क्योंकि ऑपोजिट शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होता है, विकिरण होता है। दैट मींस हमें इस छड़ की लंबाई निकालनी है तो अर्थात क्या निकालना पड़ेगा, हमें इस विकिरण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। और विकिरण की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल का मान अपने को 10 दे रखा है, बी का मान अपने को 8 दे रखा है और एच का मान अपने को कितना दे रखा भैया, 6 दे रखा है। तो अब आप लोग इसको रख के सोल्व कर सकते हो आराम से, स्टार्टिंग से लिख के अब सोल्व कर सकते हो। कमरे की लंबाई दे रखी है, बराबर में वो लिखेंगे। कमरे की चौड़ाई दे रखी है, बराबर लगा के वो भी लिखेंगे। और कमरे की ऊंचाई दे रखी है, वो भी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ बराबर कमरे के या फिर घनाभ का
विकिरण की लंबाई, फिर इसके नीचे हम लोग फॉर्मूला लगाते हुए बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, जैसा आपको समझाया वैसा आप लोग कर सकते हो, घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट के जो अपने पास 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।